हरिओम ट्वेल्थ क्लास शुरू करते हैं हम आप आज आपकी ऑनलाइन क्लास। और आपके टॉपिक चल रहा था सेकंड चैप्टर जो आपका है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। उसमें से हमने एस्किमो कर लिए थे, बुशमैन और भील जनजाति हमने कर ली थी। आज चौथी जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो चौथी जनजाति जो आपकी किताब में दे रखी है वो है गौड़ जनजाति। ये भी एक अनुसूचित जनजाति है और विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गौड़। और भारतीय महाद्वीप पर, ये भारतीय प्रायद्वीप पर ये निवास करने वाली जनजाति है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये गौड़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। गौड़ शब्द जो है वो शब्द जो हुआ है वो इसका अर्थ होता है खोंडा, और खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी, यानी कि पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति है। बिल्कुल भीलों की तरह गौड़ जनजाति भी पहाड़ियों पर रहती है। अन्य नाम इसके और हैं जो काफ़ी जगह प्रचलित हैं, जिसमें है कोयटूर या कोल। 18वीं सदी तक भारत में 4 साम्राज्य इन गौड़ों के थे, जिसमें था मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। ये पनपे थे। 1940 के बाद मुगलों के और मराठों के आक्रमण के बाद इस जनजाति का प्रभुत्व थोड़ा कम हो गया था। उनके आक्रमणों के कारण ये प्रजाति नष्ट हो गई थी, छिन्न भिन्न हो गई थी। अब इनके निवास क्षेत्र किस जगह है भारत में, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, ये सभी स्थानों पे हैं। और इन सभी स्थानों में ही जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी इलाका है, ये सभी आपको पता है राज्यों के नाम हैं, लेकिन इन राज्यों में समस्त जगह गौड़ जनजाति नहीं है। ये जनजाति पहाड़ों में और वनाच्छादित इलाकों में रहती है। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, इन्हीं सभी जगहों पे मेकाल श्रेणी, मेकाल की पहाड़ियाँ, सोन देवगढ़ की पहाड़ियाँ, उच्च भूमि, बस्तर का पठार मध्य प्रदेश के अंदर, और गढ़जट पहाड़ियाँ, ये गढ़जत पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं इन भारत के इन राज्यों में पाई जाती है। और इन्हीं पहाड़ियों पर गौड़ जनजाति का निवास है। अब ये जहाँ रहते हैं वो स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचाई लिए हुए होता है, वो होता है 600 से 900 मीटर तक। नदियाँ जो हैं यहाँ पे बहती है वो नर्मदा, ताप्ती और सोन नदियाँ हैं। उसके अलावा महानदी और गोदावरी, इन सभी स्थानों की नदियाँ यहाँ पे ये वाली नदियाँ बहती हैं जो गौड़ जनजाति के क्षेत्र हैं वहाँ पर। अब तापमान जो है ग्रीष्म काल में ज़्यादा रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यहाँ का तापमान। और वर्षा जो है वो 120 से 160 सेंटीमीटर वार्षिक औसत, ये बहुत अच्छी वर्षा मानी जाती है। यानी कि काफ़ी पहाड़ों पे अच्छी बारिश होती है और मानसूनी वर्षा होती है, और इस कारण यहाँ पे बहुत अच्छा घना वन क्षेत्र होता है। तो सघन वन क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इन गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, ये आत्मनिर्भर होते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि मैंने आपको भीलों का भी बताया था। झूमिंग कृषि, झूमिंग या स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, जहाँ जंगलों को जलाकर वहाँ पे उस स्थान पे खेती की जाती है और 2-3 वर्ष बाद उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, पड़त रख दिया जाता है, और फिर दूसरे स्थान पे जाके फिर जंगलों को जलाया जाता है। तो वनों में रहने वाले लोग और जनजातियाँ ये इस तरीके की खेती करते हैं, झूमिंग खेती। उसके अलावा ये आखेट भी करते हैं, शिकार, और वनों से प्राप्त जो चीज़ें हैं उसको भी इकट्ठा करते हैं, पशु पालते हैं, मछली पकड़ते हैं। ये सारे आर्थिक क्रियाकलाप गौड़ जनजाति के हैं। अब दीपा कृषि और पेंडा कृषि, 2 प्रकार हैं कृषि के। दीपा कृषि तो मैदानों में होती है, जंगलों में होती है, जिससे झूमिंग कृषि करते हैं। बीज बोने के बाद ये पशु बलि देते हैं। इनमें है कि भाई प्रकृति को ये पशु बलि देते हैं ताकि वो बीज अच्छी तरह से हो और इनकी फसल अच्छी हो। और पेंडा कृषि जो है वो मुख्यतः गौड़ों के द्वारा मध्य प्रदेश में, बस्तर में की जाती है। और पहाड़ी ढालों पर, आपको पता है पहाड़ी ढालों पे खेती, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं और उन खेतों के नीचे लकड़ी के लट्ठे लगाए जाते हैं ताकि भूमि की जो नमी है, आर्द्रता है और पानी का अंश है वो बना रहे। और उसी के साथ ही
मृदा का अपरदन रुके, मृदा नहीं बहे, उसके लिए लकड़ी के लट्ठे लगाए जाते हैं नीचे। इसके अलावा ये मछुआरा वर्ग भी होता है जिसमें मछुआ काम करते हैं। जो मछुआरे का काम करते हैं वो कौन कौन से गौड़ होते हैं? कुरुक, केवट, धीवर वर्ग के गौड़ जो होते हैं वो मछुआरे का काम करते हैं। उसके अलावा ये पशुपालन करते हैं, दूध बेचते हैं, पशुओं को चराते हैं। ये पशुपालन और दूध बेचने का काम कौन करता है? एक रावत वर्ग होता है। रावत वर्ग के जो गौड़ होते हैं वो ये काम करते हैं। अब आखेट, शिकार। प्रारंभ में अधिकांश ये प्रारंभ में ये शिकार करते थे बहुत, लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि सरकार द्वारा अब शिकार पे प्रतिबंध लगाया गया है। काफ़ी सालों पहले ही लगा दिया गया था, तो उसके बाद ये जनजाति अब शिकार ज़्यादा नहीं करती है, अधिकांश अब खेती ही करते हैं। और भोजन में इनका स्थानीय अनाज है, 2 तरह के स्थानीय अनाज है, कोदू और कुटकी। ये नाम आप याद रखना, कोदू और कुटकी। उसके अलावा सब्जियां उगाते हैं, चावल खाते हैं, बहुत सारे त्योहारों पे ये चावल बनाते हैं। मांसाहारी भी होते हैं, मांस खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, और महुआ के जो पेड़ से ये भी शराब बनाते हैं और व्यसनी होते हैं भीलों की तरह। अब वस्त्र इनके सूती वस्त्र पहनते हैं ये सामान्यतः। पुरुष जो हैं वो धोती पहनते हैं, स्त्रियां साड़ी और चोली पहनती हैं। आभूषण इनके जो हैं वो चांदी, एल्यूमिनियम गहने होते हैं, और कांच की चूड़ियाँ, काले जो मनके होते हैं मोती, और कौड़ियों से बने हुए हार पहनते हैं। कौड़ियाँ जो समुद्र में सीपियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी कौड़ियाँ, उसके ये हार पहनते हैं। शरीर पर गोदने गुदवाना यानी टैटू बनवाना, ये जो महिलाएं पुरुष होते हैं वो शरीर पे बहुत ज़्यादा हिस्से पे ये टैटू खुदवाते हैं। अच्छा, बालों में जो स्त्रियां हैं वो जूड़ा बनाती है, और जूड़े में एक सफ़ेद बांस के बने हुए लगभग आधे दर्जन कंघे यानी 6 कंघे ये अपने सर में ही रखती है। अब आवास और गृह, इनके घर कैसे होते हैं? इनके घरों को हम कहेंगे, इनके गांव को हम कहेंगे नंगले, अर्थात पल्ली, छोटे छोटे गांवों को कहते हैं। उसमें ये रहते हैं। मकान बनने से पहले ये उसको जैसे हम करते हैं उसका मुहूर्त निकलवाते हैं, तो ये भी शगुन निकलवा कर और बड़ा उत्सव मनाते हैं, और बहुत अच्छे से मकान अपना बनाते हैं, उत्सव करते हैं उस समय। उस उत्सव में ये बत्तख और मुर्गे की बलि देते हैं और भोजन करते हैं। और मकान इनके जो हैं वो घास फूस के, इनकी स्थिति पे के अनुसार बनाया जाता है। घास फूस के मकान बनाते हैं, मिट्टी के, और मकान के अंदर कमरा होता है, रसोई, बरामदा, पूजा घर, ये सब स्थान होते हैं मकान के अंदर। अब इनके औजार व बर्तन, औजार इनके भी स्थानीय भाषा में तो देखो लुहार बनाता है, लुहार फौलिया बनाता है, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की आगे की नोक बनाता है। और घर में ये इनके जो सामान होता है उसमें चारपाइयाँ, लकड़ी के स्टूल होते हैं और दरियाँ होती हैं। अब इनकी समाज और संस्कृति, ये कैसे समाज में रहते हैं? पितृसत्तात्मक समाज होता है इनका। इनके समाज में पुरुष प्रधान होता है, बुजुर्ग जो होते हैं वो मुखिया होते हैं घर के, और अचल संपत्ति जो होती है वो पुत्रों के नाम होती है। जो भी उनकी संपत्ति होती है वो परिवार का पिता पुत्र के नाम करता है। ये आगे का टॉपिक हम आपके अगले वीडियो में करेंगे।